नमस्कार। अनिवार्य हिंदी की व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में भाषा का अध्ययन किया। पिछले हम 2 कक्षा ले चुके हैं। भाषा में हमने भाषा की व्युत्पत्ति पढ़ी। भाषा की व्युत्पत्ति पढ़ी। व्युत्पत्ति में संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। भाषा जो शब्द है संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। फिर हमने पढ़ा परिभाषा। व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। फिर हमने भाषा का महत्व पढ़ा। यदि संसार के लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं होता तो मनुष्य अंधेरे कमरे के किसी कोने में पड़ा होता और उसे अपने अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए मनुष्य के जीवन में भाषा का अत्यधिक महत्व है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा भाषा के प्रकार। मुख्य रूप से भाषा के 2 प्रकार होते हैं और सामान्य रूप से भाषा के 3 प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब व्यक्ति बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे नेताजी के भाषणों को सुनकर देश के लोग जागरूक हो गए। नंबर 2, लिखित भाषा। जब व्यक्ति लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा, सीता ने गीता को संदेश लिखकर भेजा और परीक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को हल किया। इसके बाद हमने पढ़ी थी सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति संकेत या इशारा करके अपनी बात प्रकट करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के द्वारा गाड़ियों को रुकने व चलने का संकेत देना सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। फिर हमने भाषा की विशेषताएं पढ़ी। हमने पढ़ा कि भाषा सामाजिक धरोहर होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है, भाषा का मानक रूप होता है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। इसके बाद हमने भाषा के विविध रूप पढ़े। भाषा के विविध रूप पढ़े और विविध रूप में हमने भाषा के 2 रूप पढ़े। भाषा के 2 रूप पढ़े, मिटाने का देना। भाषा के 2 रूप पढ़े। पहला पढ़ा भाषा के 2 रूप पढ़े। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? भाषा के विविध रूप में सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? भाषा। क्या पढ़ा था? भाषा। क्या पढ़ा था? भाषा। तो विस्तृत भूभाग में जो बोली जाती है, विस्तृत भूभाग में जो बोली जाती है उसे भाषा कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे पढ़ा बोली सीमित भूभाग में
बोली जाने वाली बोली को बोली कहा जाता है। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा मातृभाषा, और मातृभाषा चलते चलते हमारी कक्षा में समय हो चुका था, इसलिए हमने उसको पूरा नहीं कर पाए थे अपन, तो यहीं हमने रोक दिया था। तो मैं इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ा रहा हूं, भाषा के विविध रूप। शुरू करते हैं भाषा के विविध रूप। दे नहीं सकते क्या? इसमें क्या शर्म थोड़ी आ रही? चलें आगे। जमाने ही जाने क्या आ गया, मुझे तो ये पता है, समझ में नहीं आता लोगों को, शर्म आती है। डस्टर मांग रहे तो उसमें शर्म आती है, काहे की शर्म आ रही? भाषा के विविध रूप क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या पढ़ रहे हैं अपन? बोलो। भाषा के सबसे पहला कौन सा चल रहा है? भाषा। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? अब सुनिए, बोलो। विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली बोली को भाषा कहा जाता है। जो कहां बोली जाती है? नंबर 2। फिर हमने पढ़ा था बोली। क्या पढ़ा था? सीमित भूभाग में बोली जाने वाली बोली को बोली कहा जाता है। अब सीधा सीधा ये याद रखना है हमें विविध रूप में कि जो विस्तृत भूभाग में बोली जाएगी उसे तो क्या कहा जाएगा? और जो सीमित भूभाग में बोली जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? उसे बोली कहा जाएगा। नंबर 3 मातृभाषा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मातृभाषा। माता के मुंह से, माता कौन? माँ, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं माँ के मुंह से, ठीक है। माँ के मुंह से हम जो भाषा सीखते हैं, किसके मुंह से? हमारी माँ के मुंह से हम जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहा जाता है। उसे मातृभाषा कहा जाता है। अच्छा, विस्तृत भूभाग में बोली जाती है उसे, और जो सीमित भूभाग में बोली जाती है उसे, जो हम माँ के मुंह से सीखते हैं उसे देखो, मातृ यानी माता के मुंह से सीखी गई भाषा, माता के मुंह से सीखी गई भाषा वो क्या कहलाएगी? और विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली, सीमित भूभाग में बोली जाने वाली, और हम जो माँ के मुंह से सीखेंगे वो। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य भाषा। क्या पढ़ रहे हैं हम? राज्य भाषा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बोलो। राज्य का शासन संचालन जिस भाषा में किया जाता है उसे राज्य भाषा कहा जाता है, ठीक है। राज्य का शासन संचालन जिस भाषा में किया जाता है उसे राज्य भाषा कहा जाता है। तो हम सीधा सीधा याद रखेंगे कि राज्य का क्या शासन संचालन जिस भाषा में
किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे राज्य भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य भाषा। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 राष्ट्रभाषा। क्या लिखा मैंने? राष्ट्रभाषा। ठीक है। संपूर्ण राष्ट्र के लोगों द्वारा, संपूर्ण राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र, तो संपूर्ण राष्ट्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा कहा जाता है। परंतु हमारे भारत देश की एक निश्चित राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत बहुभाषी राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? बहुभाषी। कैसा राष्ट्र है? बहुभाषी। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है? जो विस्तृत भूभाग में बोली जाएगी वो, जो सीमित भूभाग में बोली जाएगी वो, जो हम माँ के मुंह से सीखेंगे वो, और राज्य का शासन संचालन जिस भाषा में होगा वो राज्य भाषा। राष्ट्र के लोगों द्वारा, संपूर्ण राष्ट्र के लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है। हमने कल 2 पढ़े थे, आज ये पूरे पढ़ लिए हैं। जो क्लास में बैठे उनको तो मैं PDF सेंड कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अन्य विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैं जैसे ही हटता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा की इकाइयां। ठीक है। तो मैं 1 मिनट के लिए हटूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अपन ने विविध रूप पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे भाषा की इकाइयां। क्या पढ़ेंगे? भाषा की इकाइयां। क्या पढ़ेंगे? भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां। करते हैं शुरुआत। क्या पढ़ रहे हैं अपन? भाषा की इकाइयां। शाबाश। भाषा की इकाइयां। चलो रुको यार। भाषा की इकाइयां। ठीक है। चलो, सबसे पहली इकाई है ध्वनि। सबसे पहली इकाई कौन सी है? ध्वनि। ध्वनि। भाषा की पहली इकाई कौन सी है? ध्वनि। बोलो। व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? भाषा की इकाइयों में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ये
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? आपका उत्तर क्या होगा? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? दे दोगे उत्तर? अच्छा, एक प्रश्न पूछें, विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? सीमित भूभाग में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? हम माँ के मुंह से जो सीखते हैं उसे? राज्य का शासन संचालन जिस भाषा में किया जाता है, संपूर्ण राष्ट्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली उसे राष्ट्रभाषा कहा। व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को क्या कहते हैं? ये भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई होती? अगर पेपर में प्रश्न आता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। कौन सी है? अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, वर्ण। बोलो वर्ण। वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मिनट यहां देखो ध्यान से। वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो जिसके आगे क्या नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? अभी एक लड़के ने गलत उत्तर दिया, इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जी जग में होत हंसाई। बिना सोचे विचारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। और याद रखें, धीर गंभीर होना बहुत जरूरी है। प्रश्न को सुनो, प्रश्न को समझो, फिर बोलो। विद्यार्थी को प्रश्न पूरी तरह से सुनना चाहिए और प्रश्न सुनने के बाद फिर उत्तर देना चाहिए। और अगर हमें प्रश्न पूरी तरह सुनाए ही नहीं, फिर भी अंडसंड बोलेंगे तो फिर मतलब नहीं निकल रहा है। प्रश्न अच्छी तरह सुने, समझे, फिर बोले। मैंने प्रश्न पूरा किया ही नहीं उससे पहले बच्चे उछल जाएंगे और गलत उत्तर देंगे फिर तो। अब आपसे दोबारा पूछता हूं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? याद रह जाएगा। जैसे, बोलो जैसे। अब यहां देखना, क ख ग आदि। आगे बढ़ते हैं। शब्द क्या पढ़ रहे हैं अपन अब? पहले हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को क्या कहते हैं? वर्ण। फिर क्या पढ़ा? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े उसे क्या कहते हैं? फिर हम क्या पढ़ रहे हैं अब? चलो आगे बढ़ते हैं।
बोलो, वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे, अब यहां देखिए, मैंने लिखा क, क्या लिखा, ऐसे लिख देते हैं, चलो क, फिर लिखा मैं, फिर लिखा ल, है ना, क म ल, तो तीनों से मिलकर क्या बन गया, क्या बन गया, और कमल क्या है, शब्द, कमल क्या है, कमल क्या है, शाबाश, कमल क्या है। आगे बढ़ते हैं, पहले हमने क्या पढ़ी, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पद। क्या पढ़ रहे हैं, पद। वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से पद का निर्माण होता है। जैसे, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। यहां ध्यान देना, कर्ता कौन है, शाबाश, और क्रिया कौन है, मारा क्या है, मारा क्या है। अब यहां देखो ध्यान से, राम ने, किसने, राम ने, पद बन गया, राम ने पद हो गया, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, किया गया कि नहीं किया गया है। ये तो शब्द था, राम तो क्या था, शब्द, शाबाश, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, राम ने, तो क्या बन गया, बोलना तो सीख सकते, बोलना तो आता है ना आपको, बोल तो सकते हो ना। ये क्या है, ये कमल क्या है। मैंने कहा बिना सोचे समझे उत्तर ना दें, जल्दबाजी नहीं करें। मैं मेरी मेहनत, पूरी मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, तो आप साथ दें और अच्छे से पढ़ें। वैसे इस जमाने में पढ़ाई किसी को पसंद नहीं आती, लोगों को तो इंस्टाग्राम पर रील पसंद आती है, रील, स्टेटस भी व्हाट्सएप पे ऐसे लगाते हैं जो ताजुब करते हैं कि स्टेटस क्या है, ये पता ही नहीं चलता कि लगा का ही का रखा है। तो इस जमाने में पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत कम पसंद है लोगों को, और पढ़ाता हुआ कोई दिखता है तो वो एक ही बात समझते, पागल है, तो फोकटी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये जमाना साथ देने के लिए किसी का साथ नहीं देता। मैं कह रहा हूं प्रयास कर रहे हैं भैया, जिसको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो, सीधी बात। और बहुत सारे कहते हैं मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भैया ये कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिसको पसंद है, जिसको पढ़ना है, वो तो ऑटोमेटिक बैटरी लगाते हुए ढूंढता ढूंढता आ जाता है कि मुझे पढ़ना है। और जिसको नहीं पढ़ना है उसके तो आप भले पीछे कितने पढ़ोगे, भाई तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। कहते हैं कि साइकोलॉजी में एक नियम है, उसमें कहा गया है तत्परता का नियम। उसमें कहते हैं कि घोड़े को जबरदस्ती तालाब तक ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसलिए बच्चे को पकड़ करके कक्षा के रूम तक लाया जा सकता है, परंतु उसे जबरदस्ती पढ़ाया नहीं जा सकता। उसकी मर्जी होगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। आप जबरदस्ती उसको बैठा भी सकते हो, परंतु जबरदस्ती उसे सिखा नहीं सकते, ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। इसलिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अध्ययन करने से ही सफलता मिलती है। चलते हैं आगे, ज्यादा प्रवचन भी हानिकारक रहते हैं। तो मारा क्या है, क्रिया, मारा क्या है, क्योंकि प्रवचन करने से कभी काम पूरा नहीं होता है, काम करने से पूरा होता है। मारा क्या है, मारा क्या है। अब आगे बढ़, कमल क्या है, शब्द। अभी बोला था मैंने, कमल क्या है, राम क्या है, शब्द है। मैंने कहा बिना सोचे समझे उत्तर मत दो, पहले सुनो फिर बोलो। हमारी तो आदत पड़ रही है, हम पहले बोल जाते हैं। डेढ़ शाणे, हम शाणे नहीं है, डेढ़ शाणे।
मैंने राम पूछा, पहले बोल गए। अब राम ने कारक चिन्ह है, ने क्या है, तो इन दोनों से मिलकर ये क्या बना, पद, क्योंकि शब्दों से मिलकर क्या बनता है, यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसलिए राम ने क्या बन गया, पद। किसको, रावण को, यहाँ कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो ये पूरक मिलकर क्या बन गया, पद। किससे मारा, बाण से, करण कारक हो गया, बाण से, यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग है, ये साधन है, तो ये पद है, ये क्या है, और मारा क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। एक और बच रहा है वाक्य, तो यहां थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं वाक्य इसके बाद लिख दूंगा। हमने पहले पढ़ी ध्वनि, फिर पढ़ा वर्ण, फिर पढ़ा शब्द, और फिर पढ़ा पद। आप ऐसा करो, यहां तक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाई में सबसे पहले हमने ध्वनि पढ़ी। व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। फिर हमने पढ़ी वर्ण, तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा जा सकता है, उसे वर्ण कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। फिर हमने शब्द पढ़ा, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है, जैसे कमल। फिर हमने पद पढ़ा, तो वर्णों के मेल से पद का निर्माण होता है, जैसे शब्दों के मेल से पद का निर्माण होता है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा क्रिया है, और अन्य क्या है, पद है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, एक और बच रहा है इसमें, इकाई में एक और बच रही है वाक्य, नंबर 5 वाक्य। अब देखिए, बोलो, पदों के सार्थक मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, पदों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, पूर्ण विचार प्रकट, तो उसे क्या कहते हैं, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, जैसे राम बाजार जाता है, सीता भोजन पकाती है। ठीक है, तो जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो उसे कहते हैं वाक्य। उसे क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक है, हमने भाषा की इकाइयां पढ़ी। सबसे पहली इकाई पढ़ी ध्वनि। व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। फिर हमने वर्ण पढ़ा, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। फिर हमने शब्द पढ़ा, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है, जैसे क, म, ल, कमल। फिर हमने पद पढ़ा, शब्दों के मेल से पद का निर्माण होता है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा क्रिया है, राम ने पद है, बाण से तो पद है, रावण को तो पद है, ये तीनों पद है। इसके बाद हमने वाक्य पढ़ा, तो पदों के मिलने से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, सीता भोजन पकाती है, राम बाजार जाता है, पिताजी जयपुर जाते हैं, माताजी स्नान करती है। ठीक है, राम संदेश लिखता है, तो ये एक पूर्ण विचार प्रकट हो रहा है, तो ये वाक्य बन जाता है। ये इकाइयां पूरी हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, भाषा का वर्गीकरण, हिंदी का वर्गीकरण। जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन
कौन सी आएगी भाषाएं, कौन सी भाषाएं आएगी? ये पूर्वी हिंदी में से पहले प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड के पेपर में। अरे बोर्ड के पेपर में तो पूछा जा चुका है वो तो ठीक है, सेकंड ग्रेड में तक इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें प्रश्न आया था कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है, और उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक आउट था। क्यों? क्योंकि इसमें अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, और उसमें एक अलग था, तो वो अपन को छांटना था। तो ये जो अपनी जो कक्षाएं होती है, छोटी छोटी कक्षाएं, 10वीं 12वीं 11वीं, इनकी जो बुक है, इनमें से आगे जाके भी प्रश्न इनमें से आते हैं। इसलिए हम क्यों ना आगे जब ये प्रश्न आए तो इनमें हम गलतियां ना करें, पहले ही इन्हें अच्छी तरह से सीख लें ताकि भविष्य में ये गलतियां नहीं हो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी का वर्गीकरण पढ़ते हैं। वर्गीकरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं आती है उसे याद रखने के लिए हमें, यह प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसे फिर समझा रहा हूं, क्योंकि क्या पता पहले यहां से आया, पश्चिमी हिंदी में से आ जाए, बिहारी हिंदी में से आ जाए, राजस्थानी में से आ जाए, पहाड़ी हिंदी में से आ जाए, तो प्रश्न का कोई फिक्स नहीं है कि वो कहीं से भी आ सकता है। तो हम तो पूरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पूर्वी हिंदी को याद रखने के लिए सीधे सीधे 3 वर्ड याद रखने हैं, ए बी सी। एबीसीडी में 3 अक्षर होते हैं, पहले ए बी सी, हमको भी एबीसी याद रखना है, ए बी सी। अब सुनिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं आती है, सबसे पहले आती है अवधी। अब अवधी में मात्रा लगाने से पहले ये याद रखें कि अगर आपने छोटी की मात्रा लगाई तो समय बनेगा, और यदि आपने बड़ी की मात्रा लगाई तो भाषा बनेगी। तो हम यहां लगाएंगे बड़ी की मात्रा, अवधि, भाषा। बी का मतलब बघेली, और सी का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी। सॉरी, छत्तीसगढ़ी नहीं, ऐसे आएगा छत्तीसगढ़ी। ठीक, छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इसको याद रखने के लिए केवल 3 अक्षर याद रखने हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, छत्तीसगढ़ी, ये डडक्कन वाला गढ़ी। ठीक, ए बी सी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे चलते हैं, नंबर 2, पश्चिमी हिंदी। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए मैं पहले यहां ट्रिक लिख देता हूं, खबरी, बाबू, कन्नौजी, ऐसे याद रख लेना। ख से हो जाएगा खड़ी बोली, खड़ी बोली। ब्र से हो जाएगा ब्रज भाषा, बा से हो जाएगा बांगरू,
बू से हो जाएगा बुंदेली, और कन्नौजी से हो जाएगा कन्नौजी। अब सीधा सीधा याद रखना है, खबरी बाबू कन्नौजी, खड़ी बोली ब्रज भाषा, बांगरू, बासे बांगरू, बूसे बुंदेली, और कन्नौजी से तो पश्चिमी हिंदी में जो आएगी सबसे पहले कौन सी आएगी? दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर खड़ी, ब्रज, बांग, बुंदे, और अब आगे बढ़ते हैं बिहारी। बिहारी हिंदी, इसको याद रखेंगे मामा भोजपुरी, ऐसे याद रख लेंगे मामा भोजपुरी, क्योंकि बिहार की भाषा भोजपुरी है, सही, कोई दिक्कत नहीं, कैसे याद रख लेंगे मामा भोजपुरी। सबसे पहले आ जाएगा मगही, क्या आ जाएगा? मगही। ये मैं से मगही, फिर मैं से मैथिली, मैथिली, और भोजपुरी से भोजपुरी, शाबाश, भोजपुरी से भोजपुरी। अब देखो मैं से मगही, और मैं से और भोजपुरी से भोजपुरी, तो बिहारी में कौन सी आएगी? मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मगही। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थानी, क्या लिखा मैंने? और अपन तो है ही राजस्थानी, तो दिक्कत है ही नहीं इसमें। मामा में हाड़ होती जाऊं, बोलो अपन कहाँ का है? हाड़ोती की है, बोलो मामा में हाड़ोती जाऊं, मामा में हाड़ोती जाऊं, मामा में हाड़ोती जाऊं। अठन देखो, माँ से मारवाड़ी, बोलो माँ से मारवाड़ी, माँ से मारवाड़ी। अब इस मैं को ले लेते हैं, मैं से मेवाड़ी, मैं से मेवाड़ी, माँ से मारवाड़ी, मैं से मेवाड़ी, मैं से मेवाती, अलवर भरतपुर वाली, मैं से मेवाती, मैं से मेवाती। अभी लिखा रहा ना हाड़ोती, यहां लिख देंगे हाड़ोती। बताओ याद करने में कोई दिक्कत आई क्या? अरे पसीने आ जाते हैं इनको याद करने के लिए, क्यों? क्योंकि है ना, रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से चलेगा। और आपको तो ट्रिक से रखना है। इधर रखेंगे एबीसी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, इधर रखेंगे खबरी बाबू कन्नौजी, खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, इधर रखेंगे मामा भोजपुरी। क्या बोला मैंने? मामा भोजपुरी। मामा मतलब मगही, मैथिली, भोजपुरी। इधर रखेंगे मामा में हाड़ोती जाऊं, बोलो मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ोती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी हिंदी, क्या बोला मैंने? पहाड़ी हिंदी। और इसको तो कैसे याद रखेंगे, देखना, बोलो जीके में परफेक्ट है, जीके में परफेक्ट है, ऐसे लिख देता हूं मैं तो, जीके में परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक, अब देखो इधर, जी से गढ़वाली, जी से क्या लिखूंगा? गढ़वाली। ठीक, गढ़वाली नहीं, गढ़वाली। जी से क्या होगा? कैसे कुमाऊनी, कैसे कुमाऊनी, कैसे कुमाऊनी। और ये में से मंडियाली, में से क्या हो जाएगा? ये गलत लिखा गया, रुको देखो, में से मंडियाली, में से में से, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में पहले क्या आ जाएगी? फिर
अब देखो तरीका आ गया समझ में। हिंदी का वर्गीकरण, हिंदी का सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ए बी सी, ए बी सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। फिर देखो पश्चिमी हिंदी, खबरी बाबू कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। आगे चले बिहारी, चले। अब बिहारी में देखो मामा भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। फिर हमने पढ़ी राजस्थानी, मामा में हाड़ होती जाओ, मामा में हाड़ होती जाऊं। मारवाड़ी, मेवाती, ऐसे ले लो, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ोती, ठीक है। और आगे पढ़ी हमने पहाड़ी हिंदी, क्या पढ़ी? इधर देखो जीके में परफेक्ट है, ठीक है। गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी, मंडियाली, मंडियाली, ठीक है। ये हुआ वर्गीकरण, हिंदी का वर्गीकरण। अब प्रश्न कहीं बाहर जाने की दिक्कत नहीं है, अगर भले इनमें से कहीं से भी आए, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। और याद रखें ये बोर्ड के प्रश्न पत्र में आएंगे जो तो ठीक है, अरे ये आपके जितने भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे, आप सेकंड ग्रेड अगर हिंदी से तैयारी करोगे तो यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से प्रश्न आते ही आता है। अभी जो सेकंड ग्रेड हिंदी की एग्जाम हुई 2022 वाली, जो एक भी एग्जाम हुई उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। और क्या पूछा गया? इनमें से पूछा गया था कि पूर्वी हिंदी में इनमें से कौन सी बोली नहीं है। ये तीनों दे रखे थे, अवधी दे रखी थी, बघेली दे रखी, छत्तीसगढ़ी दे रखी, एक अलग था, हमको उसको चुनना था। परंतु ऐसे याद रखना जरूरी है। अब हम तो क्या करते हैं, जब क्लासों में पढ़ते हैं 12वीं में 11वीं में, तो हम सोचते हैं क्या काम में आ रहा है हमारे, पढ़ लो और पास हो जाओ। नहीं भैया, काम में यही आ रहा है, क्योंकि यही आगे जाकर हमें जिताता है। इसलिए कहते हैं कि अपना अपना होना चाहिए, पराया भले अपना ना हो सके। ये सब्जेक्ट हमारा है तो सब्जेक्ट अपना होना चाहिए, ये हमें पूरी तरह से साथ देना चाहिए। कहते हैं कि पराया अपना ना हो तो कोई गम नहीं, अपना अपना होना चाहिए। मतलब यह है कि सब्जेक्ट पे अपनी कमांड होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट पे अपनी कमांड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अपन ऐसे धूल में लड़ देंगे तो फिर कतई अपनी पूरी नहीं पड़ेगी। चलें, अब समय भी हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। भाषा का आज पूरा टॉपिक खत्म है। कल हम व्याकरण शुरू करेंगे और व्याकरण के बाद हम लिपि शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।